सबसे पहले पॉलिटिकल मामले में आप लोगों के साथ जब गिरफ्तारियां हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम में आपके रहनुमाओं की बहरहाल मुलाकातें हुआ करती थी, मरीम नवाज से मुलाकातें रहनुमाओं की हुआ करती थी। अब बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, कल भी नहीं मिलने दिया गया, वो बाहर बैठी रही। अलीमा खान साहिबा 20 मार्च से नहीं मिली हैं, अब उन्हें यकीन दहानी कराई जा रही है कि कल आ जाएं, मुलाकात हो जाएगी, होगी नहीं होगी। पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं उनको मजीद हवा देने के लिए, इमरान खान साहब का पैगाम उनकी बहनों के जरिए बाहर ना पहुंचाने के लिए हुकूमत ये सब कर रही है। मेरा तो ख्याल है ये पॉलिटिकल स्टंट है और इतनी मुलाकातें मेरा ख्याल है किसी सियासी रहनुमा की पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई जितनी इनकी हो रही हैं। और एक वक्त था कि फ्रेंड्स अलग, फैमिली अलग, लॉयर्स अलग, पॉलिटिकल लीडर्स अलग, इनकी हफ्ते में 4-4 मुलाकातें भी हो रही थी और अभी भी इनके पार्टी के रहनुमा इनको मिलते हैं। और जो जेल मैनुअल के मुताबिक इजाज़त है जितनी मुलाकातों की, उससे बढ़ के हो रही हैं। कुछ कोर्ट ऑर्डर्स भी इनके पास हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इस तरह का आंसर है कि जी कोई उनको डिप्राइव किया जा रहा है किसी राइट का। और उनको जो सहूलियात भी मुयसर हैं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसी और कैदी को, स्पेशली वो कि जो 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में कन्विक्टेड हो और एक बहुत बड़ा ये एक मेगा स्कैंडल था करप्शन का, तो मुझे तो लगता है कि कई दफ़ा वो कोई जेल में नहीं है, गालिबन किसी हॉलीडे के अंदर है। तो मतलब ये कैसा हॉलीडे जिसमें अपनी बहनों से 20 मार्च के बाद से नहीं मिल पाया, अलीमा खान साहिबा से नहीं मिल पाया, उनकी बहन बाहर खड़ी होती है। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये कौन सा हॉलीडे है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे बच्चों से बात नहीं कराई जाती है, अदालत का हुक्म है फैमिली की मुलाकात का, उस पर नहीं अमल किया जाता है? जी देखिए, बात यह है कि बच्चों से उनकी फ़ोन पे बात हुई और उनके मुख्तलिफ सियासी रहनुमा पार्टी के उनके वकला, अभी मैं बैरिस्टर गौहर को सुन रहा था, वो भी परसों मिल के आए हैं। तो इतनी मुलाकातें, जो मैं कह रहा हूं कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये कोई पंचायत या डेरा तो है नहीं कि जहां पे आमदोरफ्त जारी रहेगी। अब वो जेल मैनुअल के मुताबिक जितनी मुलाकातों की इजाजत होती है किसी भी कैदी को, उतनी मुलाकातें ही मुमकिन है। उससे बढ़ के आप कैटेगरीज तो नहीं बना सकते कि क्योंकि एक प्रिविलेज प्रिजनर है और उनकी ख्वाहिश है कि वो ये डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों से मिले, तो वो करप्शन के केस में अंदर हैं। और जैसा मैंने कहा, वो हॉलिडे पे है नहीं कि वो रोज की डिक्टेट करें कि जी फलां बंदे को मिला दें, फलां को मिला दें। तो जितनी मुलाकातों की इजाजत है एनी गिवन वीक, वो वकला को भी मिलते हैं। मतलब अगर मिलने की ख्वाहिश कि किससे वो मिलना चाहते हैं, ये इख्तियार कैदी के पास होगा या हुकूमत के पास होगा कि गौहर खान साहब को जाने देंगे, सलमान अकबर राजा साहब को नहीं जाने देंगे, फैमिली में किस बहन को जाने देंगे, किसको नहीं जाने देंगे? देखिए, पार्टी भी डिवीजन का शिकार है ना। अब एक अलीमा ग्रुप है, एक बुशरा बीबी ग्रुप है। अब हुज टू से कि किसकी मुलाकात कौन रोक रहा है। अब जुनैद अकबर खान का अलग ग्रुप है, अली मीन गंडापुर का अलग ग्रुप है, शेर अब्दुल मरवत का अलग ग्रुप है। और ये जो 8-10 फैक्शंस हैं, ये अपना हाउस भी तो ऑर्डर करे ना, समझ आए कि कौन जो है वो इंचार्ज है, कौन नहीं है। एक अजीब कॉमेडी ऑफ एरर्स चल रहा है और पार्टी तकसीम है 8-10 धड़ों के अंदर। तो अब ऑब्वियसली जब विश लिस्ट आती है, अब 15 लोगों की लिस्ट है, तो उसके मुताबिक थोड़ों सौ की इजाजत मिल सकती है, या तो स्पेसिफाई कर दिया करे कि ये प्रायोरिटी है। तो मैं ये समझता हूं कि ये कोई इतना बड़ा कौमी इशू है नहीं। मतलब मैं जो आप कह रहे हैं हाउस इन ऑर्डर करें, हाउस में डिसऑर्डर हुकूमत बड़ी स्ट्रेटजी के साथ पैदा कर रही है कि सलमान अकबर राजा एक बात कहें, एक कमेटी बनाए, मगर फिर उनका अगर बैरिस्टर गौहर से किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए कि वो क्यों गए थे, तो अगली दफ़ा भी बैरिस्टर गौहर को ही जाने दिया जाए, सलमान अकबर राजा को ना जाने दिया जाए। अलीमा खान साहबा के बारे में तासुर है कि वो आके सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करती हैं, तो उन्हें ना मिलने दिया जाए। तो जो हाउस में ऑर्डर नहीं आ पा रहा है बल्कि डिसऑर्डर बढ़ रहा है, उसमें हुकूमत किरदार अदा कर रही है। नहीं, देखिए, आप हमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्रेडिट दे रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे पास इतना टाइम है। हम तो इकोनॉमीज के इशू में खुबे हुए हैं कि इकोनॉमी को बेहतर कैसे करना है। फिच की रेटिंग बेहतर हुई है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक इकोनॉमिक एक पॉजिटिविटी आई है। जो अभी फिच की रेटिंग में पॉजिटिव आउटलुक, उन्होंने कहा कि आपकी इकोनॉमी की जो है वो मुस्तहकम है पोजीशन। तो मैं ये समझता हूँ हमारे पास और बड़े इश्यूज हैं, नेशनल सिक्योरिटी से लेके तो इकोनॉमी तक। ये हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम देखें कि हमने पीटीआई को कैसे डिवाइड करना है। ये आपस में लड़ने के लिए खुद ही काफी है कि एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं, बयानात दागते रहते हैं, कमेटियों में एक दूसरे को लेट डाउन करते रहते हैं। अगर ये यूनाइटेड होते तो ये नौबत ही ना आती आज। वैसे फिर अगर आप ये कह रहे हैं हमारा ये मसला नहीं है, तो क्या फिर एस्टैब्लिशमेंट का ये मसला है? उनका फोकस है इस वक्त सोशल मीडिया पर जो कैंपेन होती है उसकी तकलीफ होती है, इमरान खान साहब जो हैं उन तक फिर इसलिए रीच को महदूद रखना, मनपसंद लोगों को जाने देना, जो कि पार्टी के अंदर से इल्जाम लगा है। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, मैं तो बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों के पास इतना टाइम नहीं है
कि वो अपनी एनर्जी इस इशू के ऊपर लगाएं जहां पे वो आपस में लड़े हुए हैं। बुशरा ग्रुप, अलीमा ग्रुप, जुनैद अकबर ग्रुप, शेर अफजल मरवत ग्रुप, अली अमीन गंडापुर ग्रुप, गौहर ग्रुप, सलमान अकरम राजा ग्रुप। तो ये तो उनके अपने मसाइल हैं पार्टी के, ना एस्टेब्लिशमेंट के पास और ना ही हुकूमत के पास इतना टाइम है। अपने अपने काम है, एस्टेब्लिशमेंट का अपना काम है, हुकूमत का अपना काम है, इकॉनमी है, बाकी मसाइल हैं, मुल्क को बेहतर करना है। 1 साल में एक फिनोमिनल रिकवरी हुई है, इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ है, उस पर हमारा फोकस है। ये आपस में जो लड़े हुए हैं इसमें हुकूमत का, एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। वैसे अगर ऐसा नहीं है और फोकस नहीं है तो फिर ये कैसे होता है कि अमेरिका से एक बिजनेसमैन का या डॉक्टर्स का जो कि तहरीक इंसाफ के हामी है ग्रुप आता है, वो पाकिस्तान में DGI से मुलाकात कर लेता है। यहाँ तक खबर आती है कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात कराई गई थी। ये एक अलग बात है कि तहरीक इंसाफ खुद ही अब उनके खिलाफ कैंपेन करना शुरू हो जाती है और उनके हामी यूट्यूबर्स, वो कैसे हो जाती है मुलाकात? देखिए, जब सरदार अयाज सादिक साहब से इनकी मुलाकात हुई तो सरदार अयाज सादिक साहब ने कहा कि उन्होंने जिक्र तक नहीं किया बानी चेयरमैन PTI का, ना उसमें कोई दिलचस्पी रखते हैं। तो देखिए, मैं समझता हूं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे फॉरेन रिलेशंस बड़े क्लियर हैं। मतलब ये मैं अमेरिकी वफ्द की नहीं बात कर रहा हूं, जो तहरीक इंसाफ के हामी डॉक्टर्स और बिजनेसमैन आए थे और DGI से मुलाकात की थी, उनका सवाल कर रहा हूं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज का बहुत बड़ा एक कभी कन्वेंशन भी हुआ और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं बड़ी तादाद में वो तशरीफ लाए यहाँ पे और उन्होंने आके अपनी अपनी बात भी रखी। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानी का एक मकाम है पाकिस्तान के अंदर, अभी आपने कन्वेंशन देखा, आज आपने चीफ ऑफ स्टाफ की भी तकरीर सुनी। तो देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं मुल्क के अंदर और वो मुख्तलिफ मुलाकातें जरूर करते हैं और बिल्कुल उनको एक प्रिविलेज हासिल है। ओवरसीज पाकिस्तानी को उनका एक स्पेशल मकाम है। इतने रेमिटेंसेज उन्होंने भिजवाए, $4.1 अरब के रेमिटेंसेज मार्च के अंदर आए हैं, विच इज द रिकॉर्ड इन पाकिस्तान हिस्ट्री। सब तो आर्मी चीफ ने भी, क्योंकि सोशल मीडिया फेक न्यूज़ का भी उन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया, तो क्या ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर सोशल मीडिया को कर्टेल करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रिपोर्ट हुई हैं ऐसी बातें, उनसे ये कहा गया, तो फिर कम से कम बातचीत इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? मेरा तो ख्याल है कि आज जिस तरीके से आपने वो स्पीच सुनी और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, उनके हवाले से मैसेज लाउड एंड क्लियर था। आर्मी चीफ ने जहां टेररिस्ट को एक वाज़ेह पैगाम दिया है और कौम को एक हौसला और होप दी है कि पाकिस्तान इज इन सेफ हैंड्स, कश्मीर के इशू पे बात की है और एक ट्रू सोल्जर और ट्रू पाकिस्तानी की तरह बात की है, तो जहां पे पाकिस्तान के दुश्मनों का जिक्र किया है, वहां मैं समझता हूं कि आज 9 मई के हवाले से भी वो एक क्लैरिटी आ गई है कि उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ये अगर सोशल मीडिया को बेहतर कर लें या कोई उस पर ये बैक ट्रैक कर जाएं तो कोई गुंजाइश है। देखिए, इनकी पॉलिसी ही ये है कि जाती मफाद को कौमी मफाद के ऊपर तरजीह दो, गालम गलोच की सियासत करो, सोशल मीडिया पे फॉल्स प्रोपेगेंडा करो, फेक न्यूज़ फैलाओ, सोशल मीडिया पे सनसनी क्रिएट करो, पाकिस्तान का नुकसान करने के लिए जो है ब्लॉग्स भी करवाएं और आर्टिकल्स भी लिखवाओ और पॉडकास्ट भी करो और वीडियोस भी बनवाओ। तो ये तो मेरा ख्याल अब इनके हाथ में भी नहीं है। इनके जो हामी हैं, वो जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, क्या वो बात आ सकते हैं इस चीज से? क्या कभी वो कौमी इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को अपने जाती इंटरेस्ट पे तरजीह दे सकते हैं? उनका वतीरा बन गया है कि वो मुल्क को, फौज को, हुकूमत को जो है वो बेजा तनकीद का निशाना बनाते हैं। और देखिए, बड़ी पॉजिटिविटी आई है। जो सीरियस माइंडेड इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो इकोनॉमी की तारीफ कर रहे हैं, रेमिटेंसेस के हवाले से, लो इन्फ्लेशन रेट के हवाले से, लो इंटरेस्ट रेट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स मुल्क के अंदर बढ़ रही हैं, मुख्तलिफ कन्वेंशन हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये करते रहे तनकीद, बट हम समझते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट हो जाएंगे बिकॉज इनकी सारी जो फोकस है वो मुल्क के खिलाफ है। और आप देखेंगे, बस मैं अगले इशू पर जाने से पहले मुआशी स्टेबिलिटी के हवाले से तो ज़ाहिर रिपोर्ट्स आ रही है, मगर इस वक्त हुकूमत का, आपका जो इस वक्त इत्मीनान है वो इस बात पर कि आपके इदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, या इस बात पर कि तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात बहुत बुरे हैं और वो कोशिश करके भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ताल्लुक नहीं कायम कर पा रहे हैं, उनका सोशल मीडिया उनके लिए एक लाइबिलिटी बन गया है, जिस किस्म की कैंपेन चलाई जाती है? इत्मीनान है हुकूमत को ये कि उनके मामला ठीक नहीं हो रहे हैं? नहीं, देखिए, बात ये, हम ये समझते हैं कि एक टीम वर्क होता है जिसमें पब्लिक सर्विस डिलीवरी और आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, और एक अच्छा टीम वर्क हुआ है जिसके नतीजे में इकॉनमी भी रिकवर की है, बाकी इश्यूज को भी टैकल किया जा रहा है। तो ये एक सीरियसनेस है, एक फोकस्ड अप्रोच है, मुल्क को ठीक करना, उसकी सिमत को ठीक करना और इकॉनमी के हवाले से एक्स्ट्रा स्टेप्स लेना। जिस तरह वजीर आजम ने वो जो विंडफॉल टैक्स है बैंक्स का, स्टे ऑर्डर वेकेट करवाए, 34.5 अरब रुपया सरकारी खजाने में आए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेप था, कभी तारीख में नहीं लिया गया। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक
आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, जिसके नतीजे में इकोनॉमी को हम फिक्स कर रहे हैं जो 4 साल में पीटीआई की हुकूमत नहीं कर सकी थी, और डिफॉल्ट के दहाने पे ला के मुल्क को, उसके बाद आईएमएफ को लेटर लिख रहे थे, आईएमएफ प्रोग्राम में एंटर किया मुल्क को, और उसके बाद कहा कि आईएमएफ जो है वो मुल्क की मदद ना करे। तो देखिए, ये जब आपकी ऐसी अप्रोच होगी कि आप नॉन सीरियस अपनी पॉलिसी रखेंगे, मजे का खेज रखेंगे, सीरियस नहीं होगी, और मुल्क की पॉलिसी जो है कभी नारा लगा देंगे हम कोई गुलाम है, कभी कहेंगे हमारे से बातचीत करो। तो देखिए, इनकी जो अप्रोच है ना उसमें फोकस है ना सीरियसनेस है, और एक बिल्कुल जिस तरह एक रेटरिक होता है, और वो भी कभी नॉर्थ है कभी साउथ है, तो उसमें कोई सेंस नहीं है। तो फिर इनसे कौन इनके साथ काम कर सकता है? कोई, मतलब मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई भी मुल्क के हवाले से एक भी पॉलिसी ठीक थी, या अभी कोई तरीके ये जो आपने कहा कि कौन इनके साथ काम कर सकता है, ये जो एहसास है हुकूमत में कि एस्टैब्लिशमेंट भी इनके साथ काम नहीं करने को तैयार या मामला चलाने को तैयार, यही वजह है कि पीपल्स पार्टी को भी ये शिकवा हो रहा है कि आप उन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, चाहे कैनाल्स का मसला हो, नहरों का मसला हो, उसमें भी वो मुसलसल बार बार मोतरिज हैं, मगर वफाकी हुकूमत जो है उस मामले को पर उन्हें मुतमईन नहीं करती नजर आ रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी को चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बात ये नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ काम करने को या ना करने को तैयार है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मुल्क में मौजूद है, और उस इलेक्टेड लेजिटिमेट गवर्नमेंट की जो टीम वर्क है एसआईएफसी के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, वो एक पॉलिसी बेस्ड एक टीम वर्क है, वो चलता रहेगा। इनका मुझे समझ नहीं आ रही कि इनसे बातचीत का मामला है क्या, ये बातचीत करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, किस इशू पे करना चाहते हैं, और इनका मकसद क्या है, ये खुद क्लियर नहीं है। इनके डिफरेंट फैक्शन डिफरेंट बातें करते हैं, इनका लीडर कभी एक बात करता है कभी दूसरी करता है, कंसिस्टेंट नहीं है अपनी अप्रोच में। तो मैं समझता हूं कि ये इशू रेलेवेंट ही नहीं है इस हवाले से। वैसे मगर पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या इस तरफ भी देखा जा रहा है कि पीटीआई में इतने इख्तलाफात हों, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, पीपल्स पार्टी बहुत नाराज़ हो तो रिप्लेसमेंट मिल जाए, या फिर पीपल्स पार्टी को आपको लगता है कि वो जाएंगे ही नहीं कहीं, उन्हें मैनेज करने के लिए इदारे मौजूद हैं तो आपको कोई परवाह नहीं है, और नहरों का मसला भी क्योंकि इदारे ऑन बोर्ड हैं आपके साथ, तो वो कोई इशू नहीं है? हम सियासी लोग हैं, पीपल्स पार्टी के साथ हमारी एक पॉलिटिकल कमेटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसको डार साहब हेड करते हैं, और बड़ा एहतराम है बिलावल साहब का, प्रेसिडेंट साहब का, और हमारी उनसे रोजमर्रा के मामला पे बातचीत होती है। अभी सेशन हुआ, हमारी फिर एक उनसे मीटिंग हुई, हम बजट के हवाले से उनको एंगेज कर रहे हैं, मुख्तलिफ इशूज के ऊपर उनको एंगेज कर रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर रहे हैं, उनसे तमाम इशूज के ऊपर एक पॉलिटिकल डायलॉग जारी है। और मैं समझता हूँ कि हमारे वो एक अच्छे एलाय हैं इस वक्त, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस भी ऑक्यूपाई की हैं, हमारा वर्किंग रिलेशनशिप भी अच्छा है, तो हम बिल्कुल उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में बड़े संजीदा हैं, और एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ऑलरेडी कमेटीज दोनों साइडों पे मौजूद हैं, इसको पॉलिटिकल डायलॉग, पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, और एक पॉलिटिकल कंसेंसस करेंगे, ख़ाम व तफ़हीम से एमिकेबली इन मामलात को हल करेंगे।